हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3 लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने अल्टरनेटिंग के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमने अल्टरनेटिंग करंट का मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स अल्टरनेटिंग करंट के हैं वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आज आपका अल्टरनेटिंग करंट इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर को एंड तक देखना। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पावर आउटपुट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर आपने लास्ट लेक्चर जो अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 लेक्चर है, अगर आपने वो ध्यान से अच्छे से समझ के देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें पढ़ी थी उनको जल्दी जल्दी यहाँ पे रिकैप करने की कोशिश कराऊंगा। देखो, रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे एक आती है अल्टरनेटिंग करंट में, एक रेजोनेंस की कंडीशन आती है। और रेजोनेंस में क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में समझाया था कि जीटा एल जो होता है वो जीटा सी के बराबर हो जाता है, वी एल जो होता है वो वी सी के बराबर हो जाता है। वी एल क्या है, वी सी क्या है, जीटा एल क्या है, जीटा सी क्या है, ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ही जाकर आप अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 लेक्चर देख लो, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट दे देता हूँ रेजोनेंस का, क्योंकि आगे हम पावर पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमम पावर पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एफ नॉट कहते हैं। ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस पे क्या होता है कि जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है और जो इम्पीडेंस जेड होता है वो मिनिमम होता है रेजोनेंस के कंडीशन में, और आर के बराबर होता है। करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम, आर के बराबर। तो इससे पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और इसी मैक्सिमम पावर पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको हम एफ नॉट यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पावर जहाँ पे मैक्सिमम होती है उसको हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे पावर पी मैक्स बाई 2 होता है, ठीक है, पी मैक्स बाई 2 पावर पे जो फ्रीक्वेंसीज हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसीज की देखने को मिलती है। एक ओमेगा 1 होती है और दूसरी ओमेगा 2 होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ओमेगा नॉट जो होता है, जो ओमेगा नॉट होता है वो 1/√LC होता है। ओमेगा नॉट 2 पाई एफ नॉट होता है, इसलिए एफ नॉट जो होता है वो 1/2 पाई √LC के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अभी अभी मैंने सारी की सारी चीज़ें रिकैप कर ली। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि पावर आउटपुट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा लिया, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पावर आउटपुट होता है सर्किट का वो मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम पावर जो है वो रेजोनेंस पे देखने को मिलती है। और ओमेगा नॉट जो होता है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा नॉट जो होती है ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इसी एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है। अब जहाँ पे पावर पी मैक्स बाई 2 होती है, मतलब मैक्सिमम पावर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, उस पावर पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की दो वैल्यूज़ होती हैं, एक को हम डिनोट करते हैं ओमेगा 1 से, दूसरे को हम डिनोट करते हैं ओमेगा 2 से। इन सारी चीज़ों को, ओमेगा नॉट को, ओमेगा 1, ओमेगा 2 को हम एक ग्राफ के ज़रिए समझते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ ग्राफ से समझाएं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ जो है वो अलग अलग करके लिख के लाया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मैक्सिमम पावर जो होती है वो रेजोनेंस पे देखी जाती है और मैक्सिमम पावर पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई 2 पे फ्रीक्वेंसी देखी जाती है उनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, जिसकी दो वैल्यूज़ है ओमेगा 1, ओमेगा 2। अब यहाँ पे बैंड विड्थ की बात करेंगे। बैंड विड्थ को हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ओमेगा बराबर होता है R/L के। आर हमारा रेजिस्टेंस है
और एल यहाँ पे इंडक्टेंस है। तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इंडक्टेंस जो होता है इसी को हम डेल्टा ओमेगा यानी बैंड विड्थ कहते हैं। अब हमारे पास जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज थी उसकी दो वैल्यूज थी, एक था ओमेगा 1 एक था ओमेगा 2। तो इन ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा कहते हैं। तो डेल्टा ओमेगा का दूसरा भी फार्मूला है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और एक और फार्मूला है आर अपान एल। उसके बाद ओमेगा नॉट की बात करूं तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ओमेगा नॉट जो होता है वो 1 अपान अंडर रूट एल सी होता है। ये फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने की फिर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी अभी स्टार्ट करते वक्त भी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते वक्त भी बताया था, और लास्ट लेक्चर भी में भी ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया था। देखो अगर हम पी मैक्स वर्सेज फ्रिक्वेंसी के बीच का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो पावर है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पे पावर वर्सेस ओमेगा के बीच का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम पावर पे जो फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिलती है उसको हम ओमेगा नॉट कहते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और पी मैक्स बाई टू पे हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलती हैं। एक को, इन दोनों को हम हाफ पावर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। एक होता है ओमेगा 1 और दूसरा होता है ओमेगा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओमेगा 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा ओमेगा यानी बैंड विड्थ कहते हैं। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो डेल्टा ओमेगा है उसका एक फार्मूला आर अपान एल तो है ही, लेकिन ओमेगा 2 में से अगर आप ओमेगा 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपके पास डेल्टा ओमेगा बन के आता है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है ही, ठीक है, ओमेगा 2 की वैल्यू है। इस ओमेगा 2 में से आप ये वाला ओमेगा 1 अगर काट देते हो तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचता है, इसी को हम डेल्टा ओमेगा यानी बैंड विड्थ कहते हैं। तो एक इसका फार्मूला है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और दूसरा है आर अपान एल, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का फार्मूला अगर समझना होगा तो ओमेगा 1 को हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा 1 को हम कहेंगे ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई टू, डेल्टा ओमेगा बाई टू। और डेल्टा ओमेगा जो होता है वो आर अपान एल होता है, तो ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 2l। इस तरीके से ओमेगा 1 का फार्मूला यहाँ पे निकल के आया। इसी तरीके से अगर हमने ओमेगा 2 का फार्मूला लिखना होगा तो देखो ओमेगा 2 का फार्मूला आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपने देखना है कि ओमेगा नॉट लिखना है, ठीक है। ओमेगा नॉट के बाद यहाँ पे ये डेल्टा ओमेगा बाई टू है, डेल्टा ओमेगा बाई टू है, और ये भी डेल्टा ओमेगा बाई टू है, और डेल्टा ओमेगा बाई टू प्लस डेल्टा ओमेगा बाई टू को मिला के डेल्टा ओमेगा ये बनता है, और इसको हम बैंड विड्थ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा ओमेगा को अगर आप ओमेगा नॉट को डेल्टा ओमेगा बाई टू से ऐड करते हो तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसको हम ओमेगा 2 कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डेल्टा ओमेगा बाई 2 है। तो इसको जब आप ऐड करते हो तो आपके पास ओमेगा 2 बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ऐड करते हो डेल्टा ओमेगा बाई 2 तो ये आपके पास ओमेगा 2 यहाँ पे निकल के आता है, और ओमेगा 2 जो होता है ये ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 2l होता है। अब यहाँ पे आप देखो अगर आप यहाँ पे माइनस करते तो ये ओमेगा 1 होता है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा नॉट में से ये माइनस करते हो तो आपके पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आती है, और ओमेगा नॉट को अगर आप डेल्टा ओमेगा बाई 2 से ऐड करते हो तो आपके पास ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी आती है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। आई होप ये दोनों फार्मूलाज आपको समझ में आए होंगे। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 2l, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इनको आप कितना भी समझ के पढ़ो, याद करो, कहीं ना कहीं आपको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ग्राफ से आप इसको समझोगे, पढ़ोगे, आपको ये कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो ये याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक है, तरीका है। इस ग्राफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो ओमेगा 1 होता है ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 2l, और ओमेगा 2 होता है ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 2l। यहाँ पे आर बाई 2l जो है ये बैंड विड्थ को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बैंड विड्थ जो होता है वो आर बाई एल होता है, और आर बाई एल को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपके पास, इसको ओमेगा नॉट से माइनस करते हो, डेल्टा ओमेगा बाई 2 को जब आप माइनस करते हो ओमेगा नॉट से तो आपके पास ओमेगा 1 आता है, और ओमेगा नॉट को
जब आप डेल्टा ओमेगा बाई 2 से ऐड करते हो तो आपके पास ओमेगा 2 आता है। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 2 एल। आर बाई 2 एल जो है ये बैंड विड्थ का हाफ है, ठीक है, बैंड विड्थ का हाफ है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप बैंड विड्थ का हाफ माइनस करते हो तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आती है। बैंड विड्थ का हाफ अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देते हो तो आपके पास दूसरी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं। और क्वालिटी फैक्टर जो क्यू फैक्टर होता है वो बराबर होता है ओमेगा नॉट डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट जो होता है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस पे पाई जाती है। इसको जब हम बैंड विड्थ से डेल्टा ओमेगा से डिवाइड करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्यू फैक्टर। अब इस फार्मूले से आपको दिख रहा होगा कि क्यू फैक्टर जो है वो डेल्टा ओमेगा के यानी बैंड विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा नॉट का दूसरा फार्मूला 1/√LC और डेल्टा ओमेगा का जो फार्मूला है, डेल्टा ओमेगा का फार्मूला मैंने आपको आर बाई एल कहा था। तो आर बाई एल डेल्टा ओमेगा का फार्मूला आर बाई एल और ओमेगा नॉट का फार्मूला 1/√LC जब आप इस फार्मूले में रखते हो तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर का ये फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है। तो Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है और सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है। तो क्वालिटी फैक्टर के ये दो फार्मूले आप याद कर लो। Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा, Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि Q फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना शार्प होगा और उतनी ट्यूनिंग ज़्यादा होगी, उतनी ट्यूनिंग अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंड विड्थ जो होती है डेल्टा ओमेगा वो क्वालिटी फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर बैंड विड्थ कम होगी, डेल्टा ओमेगा बैंड विड्थ जितनी कम होगी, बैंड विड्थ जितनी कम होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा और शार्प उतना ज़्यादा होगा, उतना शार्पर होगा, ट्यूनिंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना कि क्यू फैक्टर ज़्यादा, शार्प ज़्यादा, ट्यूनिंग ज़्यादा। और डेल्टा ओमेगा यानी बैंड विड्थ जितनी कम होगी, ठीक है, क्यू फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, उतना शार्पर होगा। उसके बाद शार्पर का मतलब है ग्राफ जो है, जो मैंने आपको पीछे ग्राफ बताया था ना, ये वाला पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ये ग्राफ मतलब क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा ये ग्राफ उतना शार्प होगा, ठीक है, ये उतना शार्प होगा। अगली स्लाइड पे ये समझाते हैं शार्प का मतलब क्या है। देखो एक होता है ये पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अगर क्यू फैक्टर छोटा है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यू फैक्टर को आप जितना बढ़ाओगे, क्यू फैक्टर को अब हमने बढ़ाया तो ये ग्राफ उतना शार्प होता जाएगा, उतना शार्प होता जाएगा। और बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब शार्प होता जाएगा, एकदम पतला होता जाएगा ग्राफ। इसी को हम शार्प कहते हैं, ठीक है। तो बैंड विड्थ जितनी कम होगी, अब इस ग्राफ से आपको ये भी दिख रहा होगा कि जितना शार्प हो रहा है बैंड विड्थ उतनी कम हो रही है, डेल्टा ओमेगा उतना ज़्यादा कम हो रहा है। तो डेल्टा ओमेगा जितना कम, क्यू फैक्टर उतना ज़्यादा, ग्राफ उतना शार्प होगा पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन है। एलसी ऑसिलेशन को जनरली ग्राफ के ज़रिए समझा जाता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कैपेसिटेंस वर्सेस ग्राफ के ज़रिए नहीं, ये एक डायग्राम होती है जहाँ पे हम इस तरफ इंडक्टर को बनाते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है और इस तरफ हम इसको कनेक्ट करते हैं एक इंडक्टर के साथ जिसका इंडक्टेंस एल होता है। अब जब हम इंडक्टर को और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं आपस में तो हमारे पास जो सर्किट बनता है इसमें चार्ज का, करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें ऑसिलेट करती हैं। कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और कभी दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज का ऑसिलेशन होता है, करंट का ऑसिलेशन होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है जो हमेशा कंजर्व रहती है, वो होती है टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी यहाँ पे कैसे कंजर्व रहती है वो हम आपको फार्मूलों के ज़रिए समझाएंगे। एलसी ऑसिलेशन में आपने इतना समझना है कि एलसी
ऑसिलेशन में एक इंडक्टर होता है जिसका इंडक्टेंस L होता है, एक कैपेसिटर होता है जिसका कैपेसिटेंस C होता है। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चार्ज का माइग्रेशन होता है, चार्ज का ऑसिलेशन होता है जिससे करंट ऑसिलेट करती है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है कैपेसिटर के अंदर, मैग्नेटिक एनर्जी होती है इंडक्टर के अंदर। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट करती हैं, लेकिन इस दौरान जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। जो टोटल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब एक ऐसा टाइम भी आएगा इस ऑसिलेशन के दौरान जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है उस समय पोटेंशियल ये मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर भी एक टाइम पे होती है, और उस टाइम मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर होती है। और यही टोटल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर भी होती है एक समय पे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है उस टाइम पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और बराबर होती है टोटल एनर्जी के। और जब दोनों में से एक भी मैक्सिमम नहीं होती है उस समय पे जो टोटल एनर्जी होती है वो UE प्लस UB के बराबर होती है। उस वक्त ना इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो होती है, ना पोटेंशियल ना मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो टोटल एनर्जी UE प्लस UB होता है, दैट इज इक्वल टू UE मैक्स। और UE मैक्स के बराबर जब टोटल एनर्जी होती है उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। और टोटल एनर्जी एक टाइम पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर भी होती है, और जब टोटल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होती है उस टाइम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि इनके क्या फार्मूलाज हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये सीखनी थी कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, ऑसिलेट ज़रूर करती है पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी इस पूरे साइकिल के दौरान, इस पूरे ऑसिलेशन के दौरान कंजर्व रहती है। तो जो UE होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होता है क्यू स्क्वायर अपन 2C 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV। तो ये फार्मूलाज हमने कैपेसिटर चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। कैपेसिटर सब यूनिट जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, वहाँ पे भी ये सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं। ठीक है, UE इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा 2C 1/2 CV स्क्वायर 1/2 QV। और जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 LI स्क्वायर। L यहाँ पे इंडक्टेंस है और I यहाँ पे करंट है। तो 1/2 LI स्क्वायर जो होता है ये मैग्नेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि एक टाइम ऐसा आता है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाती है उस समय पे जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है वो क्यू नॉट हम मान के चलते हैं। तो इसलिए ये UE मैक्स जो होता है ये क्यू नॉट स्क्वायर बटा 2C के बराबर होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है। अब यहाँ पे UB मैक्स, अब यहाँ पे UE मैक्स जो होता है यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मतलब UB मैक्स जब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़ीरो होती है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 LI नॉट स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक एनर्जी 1/2 LI स्क्वायर के बराबर होती है। अब इस करंट I को हम I नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एक स्पेशल केस में, और वो केस है जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 LI नॉट स्क्वायर के बराबर होती है। I नॉट यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, ये वो करंट है जब इंडक्टर के अंदर जिसका इंडक्टेंस L है मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उस केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरे साइकिल में, पूरे सर्किट में ज़ीरो होता है, और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 LI नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। अब है इंस्टेंटेनियस चार्ज Q
एंड करंट आई। इंस्टेंटेनियस चार्ज को यहाँ पे मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंस्टेंटेनियस करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, क्यू जो होता है वो बराबर होता है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के। और आई और क्यू को अगर हमने आपस में कंपेयर करना होगा तो जो करंट आई होती है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, ये तो आप जानते हो। अब आई नॉट और क्यू नॉट को अगर हमने आपस में रिलेट करना होगा तो आई नॉट बराबर होता है क्यू नॉट ओमेगा। ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्यू नॉट यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज, ये वो चार्ज है, ये चार्ज की वो वैल्यू है जब कैपेसिटर के अंदर या एलसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और आई नॉट वो करंट है जब सर्किट के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब सर्किट के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने तीन फार्मूलाज कवर किए। सबसे पहला क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। क्यू यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चार्ज है, क्यू नॉट यहाँ पे वो चार्ज है जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओमेगा टी यहाँ पे फेज है, ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं। और उसके बाद आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट यहाँ पे पीक करंट है, इसको हम पीक चार्ज भी कहते हैं, पीक चार्ज। इस पीक चार्ज पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और आई नॉट जो होता है ये पीक करंट होती है, इस पीक करंट पे मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और मैग्नेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो होगी। और आई नॉट और क्यू नॉट के बीच का ये रिलेशन है, आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा। उसके बाद है ट्रांसफार्मर, ये हमारे अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक है। अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। पिछले दो पार्ट्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए और आज के इस लेक्चर में ट्रांसफार्मर से पहले भी अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। क्यू फैक्टर डिस्कस किया, एलसी ऑसिलेशन डिस्कस किया, उससे पहले रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब है ट्रांसफार्मर, ये आज के इस लेक्चर का और पूरे अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। और यहाँ से हर साल नीट एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है और बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, फार्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है, मतलब 4 नंबर का सवाल नीट में हर साल ट्रांसफार्मर से पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के जितने फार्मूलाज में इस लेक्चर में इस पीपीटी में लिख के लाया हूँ वो एनफ है, वहाँ से आपका ट्रांसफार्मर का सवाल बन जाएगा नीट में, चाहे जेडब्ल्यू में पूछा जाए। इस ट्रांसफार्मर से हर हमेशा इजी सवाल पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को कम करना या वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो बेस्ड होता है ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे ट्रांसफार्मर की वर्किंग बेस्ड होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होती हैं, उसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी कॉइल और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल को हम एनपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी कॉइल में भी बहुत सारे टर्न्स होते हैं और एनएस से हम नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक लूप में जो फ्लक्स होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाई एस जो होता है, फाई एस जो होता है वो फ्लक्स इन सेकेंडरी है, फाई पी जो है वो फ्लक्स इन प्राइमरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको बारीकी से देखना, क्योंकि कहीं फाई एस लिखा होगा, कहीं फाई पी लिखा होगा, कहीं सीधे फाई लिखा होगा। तो फाई जो होता है ये हर एक लूप से पास होने वाला फ्लक्स है और फाई एस जो है ये पूरे सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स है, फाई पी जो है ये प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है। और एन पी एन एस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जो प्राइमरी में फ्लक्स होता है उसको हम फाई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है एन पी इंटू फाई के। फाई एस जो होता है ये बराबर होता है एन एस इंटू फाई के। फाई यहाँ पे दोनों केसेस में फ्लक्स थ्रू ईच लूप है। एन पी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, एन एस यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई पी यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है और फाई एस यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स से
ईएमएफ कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे वो क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। अगर यहाँ पे फ्लक्स ईएमएफ इन प्राइमरी निकालना है तो माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी होगा, और फ्लक्स इन प्राइमरी को हम एन पी फाई लिखते हैं, तो माइनस एन पी डी फाई अपन डी टी ये बन जाता है। ये फार्मूला जो है ये फ्लक्स थ्रो प्राइमरी कॉइल के टर्म में है, और ये फार्मूला फ्लक्स थ्रो ईच लूप के टर्म में है, क्योंकि जब आप फ्लक्स थ्रो ईच लूप के टर्म में लिखोगे उस वक्त आपको नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, और जब आप सीधे प्राइमरी कहोगे तो उस वक्त आपने नंबर ऑफ टर्न्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले डायरेक्ट याद रख लो ई पी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव पी अपन डी टी। फाइव पी यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है, विच इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव अपन डी टी। देखो फाइव पी की जगह आप एन पी फाइव रखते हो तो ये फार्मूला बन जाता है माइनस एन पी डी फाइव अपन डी टी। उसके बाद ई एम एफ ऑफ सेकेंडरी ई एस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव एस अपन डी टी। फाइव एस जो है ये फ्लक्स इन सेकेंडरी है और ये बराबर होता है एन एस इंटू फाइव के। एन एस फाइव इसकी जगह आप जब रखते हो तो ये बन जाता है माइनस एन एस डी फाइव अपन डी टी। एन एस यहाँ पे फ्लक्स सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है, डी फाइव जो है ये फ्लक्स थ्रू वन लूप है, और डी टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से ई एम एफ इन प्राइमरी, ई एम एफ इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन प्राइमरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी के ये चार फार्मूलाज बन गए यहाँ पे। इनको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ई एम एफ होता है वो ऑलवेज नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ई एस अपन ई पी जो होगा वो एन एस अपन एन पी के बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर में ई एस रख रहे हो तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने एन एस रखना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ई पी है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एन पी ही रखना होगा। ठीक है, तो ई एस अपन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपन एन पी, या ई वन अपन ई टू इज इक्वल टू एन वन अपन एन टू। मतलब ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को अप और डाउन करना। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने का काम करता है उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के साथ कोई भी रोल नहीं होता है, ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। अब नीट जैसे एग्ज़ाम में या फिर जेडब्ल्यू जैसे एग्ज़ाम में ट्रांसफार्मर के जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। अब कभी कभी प्राइमरी कॉइल ना देके, अब प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ भी होता है जिसको हम ईपी कहते हैं, और करंट भी होता है आईपी। इसमें भी ईएस होता है और आईएस होता है। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कभी कभी नहीं दिया होता है, इसके जगह कुछ और चीज़ दी होती है, तो हमने समझना है कि ये प्राइमरी ही है और ये सेकेंडरी ही है। जब भी क्वेश्चन में सोर्स लिखा होगा समझ जाना ये इनपुट है, इनपुट का मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब मेंस है, मेंस का मतलब सप्लाई है। सप्लाई हो, मेंस हो, प्राइमरी हो, इनपुट हो, सोर्स हो, इन सारे वर्ड्स में किसी भी वर्ड का यूज अगर क्वेश्चन में किया जाए समझ जाना ये प्राइमरी की बात की जा रही है। अगर कहा जा रहा है कि सोर्स से इतना एम्पियर करंट आ रहा है समझ जाना वो आईपी है, वो करंट इन प्राइमरी कॉइल है। अगर कहा जा रहा है कि सप्लाई इतनी करंट सप्लाई हम दे रहे हैं या इतना वोल्टेज का सप्लाई है तो समझ जाना वो कौन सा वोल्टेज है, प्राइमरी का वोल्टेज है। अगर लोड की बात की जाए, ऐसा वर्ड अगर यूज किया जाए क्वेश्चन में, लोड है, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ईएमएफ। सेकेंडरी की बात की जाए, इफ यूज्ड, अगर कहा जाए कि इफ 5 एम्पियर इज यूज्ड, ठीक है, तो समझ जाना ये जो प्राइमरी, ये जो 5 एम्पियर है ये करंट इन सेकेंडरी कॉइल है, क्योंकि जो भी करंट यूज होगी या वोल्टेज यूज होगा वो सेकेंडरी में ही यूज होगा। जो प्राइमरी होता है वो सप्लाई करने का काम करता है, और जो सेकेंडरी होता है वो यूज करने का काम करता है। तो जब भी सप्लाई जैसा वर्ड आपको दिखेगा समझ जाना ये प्राइमरी है। जब भी आपको यूज जैसा वर्ड दिखेगा, अगर इतना वोल्टेज यूज हुआ तो समझ जाना ये सेकेंडरी से रिलेटेड है। तो इस तरीके के वर्ड कभी कभी एग्जामिनर यूज करता है, तो इसलिए यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स आज तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं
सभी PYQs को एनालाइज करके एक एक वर्ड यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। उसके बाद है आइडियल ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया वोल्टेज को चेंज करता है। अब ऐसा भी ट्रांसफार्मर होगा जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, और जिस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। और याद रखना, क्वेश्चन में चाहे नीट की बात की जाए चाहे JEE की बात की जाए, क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसा केस आए कि जहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर या सीधे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा, सीधे लिखा होगा ट्रांसफार्मर, ना ही नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा होगा, ना ही आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा होगा। जब भी आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर दिखेगा समझ जाना ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। आपने सपोज करना है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है जब तक ना क्वेश्चन में कंसिडर किया गया हो। जब क्वेश्चन बोलेगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप समझ जाना है कि आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, और इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ईटा ऐसा होता है, ठीक है। ये शायद मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताया होगा ईटा के बारे में। तो वो ईटा बदल था, बस लिखने का तरीका तो एक ही है, लेकिन वो ईटा कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वाला ईटा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है, और जिस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है। इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है। अब पावर हम जानते हैं V इंटू आई के बराबर होता है। V जो होता है वोल्टेज होता है, और वोल्टेज EMF एक ही बात होती है, तो E इंटू आई के बराबर होता है। तो करंट इन EMF, करंट इन प्राइमरी इंटू, क्योंकि इनपुट जो होता है वो प्राइमरी को रिप्रेजेंट करता है, तो करंट इन प्राइमरी इंटू EMF इन प्राइमरी इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। तो आउटपुट जो होता है ये सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो आउटपुट जो होता है वो सेकेंडरी है, इनपुट जो है वो प्राइमरी है। तो पावर इनपुट या पावर इन प्राइमरी पावर आउटपुट या पावर इन सेकेंडरी के बराबर होता है। मतलब EP इंटू IP जो होता है वो ES इंटू IS के बराबर होता है। P यहाँ पे प्राइमरी को रिप्रेजेंट करता है, S यहाँ पे सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है। P यहाँ पे प्राइमरी या फिर इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, S यहाँ पे सेकेंडरी या आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट, EP IP इज इक्वल टू ES IS होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि E जो होता है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हर एक कंडीशन में, चाहे आइडियल कंडीशन हो चाहे नॉन आइडियल कंडीशन हो। EMF जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑलवेज। इसलिए ES अपन EP जो होता है वो NS अपन NP के बराबर होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। लेकिन ES अपन EP इज इक्वल टू NS अपन NP इज इक्वल टू IP अपन IS जो होता है, ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में वैलिड होता है, करेक्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने कहा कि EP IP इज इक्वल टू ES IS। यहाँ से अगर ES अपन EP हम निकालते हैं तो ES अपन EP, ये EP उधर ले जाओ तो ES अपन EP बन जाएगा IP अपन IS के बराबर। तो इस तरीके से ES अपन EP जो होता है वो NS अपन NP के बराबर तो होता ही है। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जहाँ पे 100% एफिशिएंसी होती है वहाँ पे ये बराबर होता है IP अपन IS के भी, क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होती है, और इस फार्मूले से ये फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है क्या ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो K जो होता है वो बराबर होता है NS अपन NP के। K इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक है। और K जब भी ग्रेटर देन 1 होगा NS NP से ज़्यादा होगा, और NS NP से ज़्यादा होगा तो ES EP से ज़्यादा होगा, क्योंकि EMF जो होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यहाँ पे IP जो होगा वो IS से ज़्यादा होगा। और जब भी ये कंडीशन होगी जहाँ पे K ग्रेटर देन 1 होगा और ये बाकी की 3 कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जब K की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जब ट्रांसफार्मर रेशियो या टर्न रेशियो K की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी से, क्योंकि K NP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर K लेस देन 1 है तो NP ज़्यादा होगा, अगर NP ज़्यादा है तो EP भी ज़्यादा होगा ES से।
अब ई जो होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ईपी ज़्यादा है तो आईएस ज़्यादा होगा आईपी से। और ये तीनों कंडीशंस में जो ट्रांसफार्मर होता है, जिस ट्रांसफार्मर में ये 3-4 कंडीशंस पाई जाती हैं उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिस भी ट्रांसफार्मर में ये 2 कंडीशंस पाई जाती हैं उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपने कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। देखो, के जो होता है वो एन एस अपॉन एन पी के बराबर होता है। अगर k ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर k लेस देन 1 तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जो k है वो ns के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, np के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। e जो होता है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, e जो है i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन 2-4 फार्मूलों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ईपी ज़्यादा है, ईएस ज़्यादा है, आईपी ज़्यादा है, आईएस ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ज़्यादा है। बस आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर रेशो स्टेप अप का ग्रेटर देन 1 होता है, स्टेप डाउन का लेस देन 1 होता है। बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ईटा बराबर होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। अगर ईटा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट है तो मैंने कहा था कि पावर आउटपुट जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल का पावर होता है, इनपुट जो होता है वो प्राइमरी कॉइल का पावर होता है, और सेकेंडरी कॉइल का जो पावर होता है वो ESIS होता है। प्राइमरी कॉइल का जो पावर होता है वो EPIP होता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आएगा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ से डिफाइन होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100 होता है, और इसकी जगह यहाँ पे ESIS रखते हैं, इसकी जगह EPIP रखते हैं। तो इस तरीके से ईटा बराबर होता है ESIS अपॉन EPIP इंटू 100। एस यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट करता है, पी यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, और अल्टरनेटिंग करंट को पूरे चैप्टर को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और आज के इस लेक्चर में, पार्ट 3 लेक्चर में, हमने अल्टरनेटिंग करंट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है, यहाँ से नीट एग्ज़ाम में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2019 से सवाल देखे, 2019 से 2024 तक, तो हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जो मैग्नेटिज्म में आता है। और अगर आपने नीट एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर स्क्वायर करके रखने हैं नीट एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में, तो अल्टरनेटिंग करंट को अच्छे से तैयार करके जानना, अल्टरनेटिंग करंट के इन 3 पार्ट्स को अच्छे से देखना, और जितने भी बेसिक पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज विद ग्राफ मैंने आपको इन 3 पार्ट्स में, अल्टरनेटिंग के इन 3 लेक्चर्स में समझाए, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, इनको अच्छे से देखना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप अल्टरनेटिंग करंट के जितने क्वेश्चंस लगा पाओगे लगाना, इसके PYQs अच्छे से देखना, ठीक है। PYQs जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और नए नए न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, उससे आपका अल्टरनेटिंग करंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।